नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एनडीए फर्स्ट 2026 को लेकर के यहां पर चर्चा करने वाले हैं और उसमें जीएस में ज्योग्राफी की क्या भूमिका है उस पर चर्चा करने वाले हैं और ज्योग्राफी के सिलेबस को समझने वाले हैं और सिलेबस में क्या क्या बातें पढ़नी चाहिए और किन बातों पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ज्योग्राफी के साथ साथ हम इकोनॉमी पर भी यहां पर चर्चा करेंगे और आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि आप किस पर फोकस करें जिससे आप अपना बेहतरीन स्कोर कर सके और आपको सफलता मिल सके। क्योंकि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी ही आपको आपके मुकाम तक पहुंचाती है, आपको सफल कराती है। ध्यान रखेंगे। देखो बेटा, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो रणनीति होती है वो व्यक्ति सापेक्ष होती है। फिर से सुनिएगा, रणनीति व्यक्ति सापेक्ष होती। समझ रहे हैं? तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, आपको अपनी वीकनेस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग रणनीति को बनाना है, स्ट्रेटजी को बनाना है। ध्यान रखेंगे, अगर आपकी स्ट्रेटजी बेहतर होगी तो आप जितनी मेहनत करते हो ना उतनी मेहनत में आप सफल हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेटजी बेहतर नहीं होती जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते। तो उसी स्ट्रेटजी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए। समझ रहे हैं? तो ये जो कंपटीशन है इसको उत्साह के रूप में लीजिएगा, अपने उत्साह को बनाए रखिएगा। ये एक प्रकार का फेस्टिवल है, मजा लेना है, इसमें पढ़ते समय आनंद आना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ऊर्जा हमेशा बनाए रखिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं ज्योग्राफी पर कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए। देखो बेटा, यहां पर हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के तरीके होते हैं अपने। अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसमें आप देखें बेटा, जैसे फर्स्ट फेज में क्या स्थिति बनेगी, सेकंड फेज क्या है, आप देखिए जरा, सेकंड फेज और थर्ड फेज। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि जो फर्स्ट पेज है यानी बेटा प्रथम जो चरण है, प्रथम जो अवस्था है, उसमें हमें टर्म्स क्लियर करने। क्या क्लियर करने बेटा? ध्यान रखेंगे, टर्म्स। ये आप देख रहे हैं, यानी जैसे यहां हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं बेटा, तो यानी भौगोलिक शब्द हमें आने चाहिए, भौगोलिक शब्द हमें आने चाहिए, भौगोलिक शब्दों पर मेरी पकड़ होनी चाहिए। और भौगोलिक शब्दों पर पकड़ जो होती है वो एनसीईआरटी के माध्यम से होती है। छोटे छोटे शब्दों पर जब आपकी पकड़ होगी ना तब आप बेहतर कर पाएंगे। और इसके बाद जो बेटा दूसरा चरण है वो सेकंड फेज है, वो टॉपिक का है, ये टॉपिक है। और जो हमारा यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, कंपटीशन जहां से हम लोग फाइट कर रहे हैं, जिस आयोग के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, तो वो सिर्फ टॉपिक देता है। वो ये नहीं बताता कि आपको भौगोलिक शब्दों की जानकारी है कि नहीं, आपको कैसे पढ़ना, कहां से पढ़ना, नहीं, वो सिर्फ टॉपिक बता रहा। क्वेश्चन जो आ रहे हैं बेटा ज्योग्राफी में वो इस थर्ड फेज से आते हैं और यहां पर है कि एनालिसिस करना। ये एनालिसिस करना, विश्लेषण। क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन यहां से बनते, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यानी यहां पर आपको ध्यान देना है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन कठिन क्यों हो जाता है, क्यों ज्योग्राफी मेन भूमिका यहां निभा रहा जीएस में। क्योंकि जब जब तक आप इन भौगोलिक शब्दों की समझ नहीं बनाएंगे तब तक आप टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक टॉपिक नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उसके अप्लाइड पोर्शन में नहीं जा पाएंगे। एनालिटिकल जो चीजें हैं पूछी जा रही वो आप कैसे करोगे? तो एनालिसिस करने की क्षमता जब आप में डेवलप होगी तभी तो आप ज्योग्राफी को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। यानी यहां क्वेश्चन जो है बेटा वो सिद्धांत, जो देखो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप समझिएगा जरा, ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो सिद्धांत प्लस व्यवहार को मिलाकर पूछा जा रहा, सिद्धांत प्लस व्यवहार। जब आप इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन करने की स्थिति में रहते हैं। मैं अगर खासकर ज्योग्राफी की बात करूं, यहां पर आप समझिएगा, अगर मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं तो इस ज्योग्राफी के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ज्योग्राफी ऑफ टर्म्स। पहले तो आपको ज्योग्राफी ऑफ टर्म्स ये क्लियर होना चाहिए, बिना इसके नहीं। फिर इसके बाद ज्योग्राफी को डायग्राम के माध्यम से समझना है, डायग्राम, और इस डायग्राम को मैप में रिलेट करना आना चाहिए।
मैप में रिलेट करने, मैंने कई बार बताया कि भूगोल की आत्मा मैप है बेटा। भूगोल की आत्मा क्या है? मैप है। ये इस सेक्शन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ज्योग्राफी का अध्ययन करना है और आप इस प्रकार अध्ययन करना चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं, आप 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप करने की स्थिति में रहे, तो इसके लिए आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी। कौन सी प्रिपरेशन बेटा? स्मार्ट। स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या है? यहां पर जैसे मान लो ये माउंटेन प्रदेश है, ठीक है, ये माउंटेन, मैंने क्या बताया कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन। तो जब आप इस माउंटेन को देख रहे हो तो आपके माइंड में थियरी चलना चालू हो जाए, यानी माउंटेन को देखते ही आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीख गए। या फिर जो टेक्स्ट है आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपके माइंड में डायग्राम बनना चालू हो गया, यानी टेक्स्ट को डायग्राम में कन्वर्ट करना सीख गए, तब आप समझे कि आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन चल रही है, आप ज्योग्राफी को समझने लगे, तभी आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पढ़ना इस कदर है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको एनालिसिस की तरफ चलना है, टॉपिक की समझ। आप देखते हैं बेटा कई बार आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, पूरी पूरी बुक्स पढ़ जाते हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो पहला फंडामेंटल है वो तो कंफर्म हुआ ही नहीं, फंडामेंटल पे आपकी तैयारी बेहतर हुई ही नहीं। तो हमको क्या करना है कि एक एक चरण से चलना है और लास्ट तक जाना है और अपने क्या करना है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बेहतरीन करना है और एग्जाम में जाके बेहतरीन प्रदर्शन करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं, यहां पर जरा देखें ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर के आए हैं एनडीए में जो फोकस करना है ना। यहां पर देखो बेटा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना लिखा गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते समय हम लोग पृथ्वी की परतों को पढ़ेंगे, साथ में हम लोग घूर्णन परिक्रमण, जो पृथ्वी की गतियां हैं, ये क्या है, पृथ्वी की क्या है बेटा, गतियां, इसको पढ़ेंगे। साथ में अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ेंगे, यहां से प्रश्न आते हैं अक्षांश और देशांतर से। साथ में बेटा चट्टाने और खनिज का टॉपिक दिया गया आपके यहाँ। तो जब चट्टान के टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो चट्टाने कितने प्रकार की है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम चट्टान को समझ रहे हैं तो यहाँ पर आग्नेय शैल देख रहे हैं, अवसादी शैल देख रहे हैं, रूपांतरित शैल देख रहे हैं, प्लस खनिजों के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं पर आप देख रहे हैं पर्वत, नदी, झीलें, इन सारी चीजों को, भारत व विश्व के प्रमुख पर्वत को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। किस माध्यम से पढ़ेंगे बेटा? मैप के माध्यम से, यानी उस मैप में हम लोकेट करेंगे, लोकेशन को देखेंगे कि कौन सा माउंटेन कहां पर है, कौन सा पठार कहां पर है, कौन सी नदी कहां से उद्गमित हो रही है, कहां उसका निकास हो रहा, उसको हम मैप में रिलेट करेंगे जिससे माइंड में चीजें चल सके और हम लोकेशन को पकड़ सके और एग्जाम हॉल में जाकर के बेहतर स्थिति में कर सके। देखो ज्योग्राफी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है रटने वाला सब्जेक्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट के आप फैक्ट माइंड में सेट नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। फिर यहां पर ये क्लाइमेटोलॉजी का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी का ये मौसम और जलवायु की बात कर रहा है। मौसम जो होता है ना बेटा, वो क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, लेकिन जलवायु जो होती है वो दीर्घकालीन अवस्था का बोध कराती है, ध्यान रखेंगे। तो इनके क्या अंतर है और इनमें कौन कौन सी बातें हैं उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखो मानसून हम लोग पढ़ेंगे बेटा, पवन पढ़ेंगे, तापमान, वर्षा, जलवायु क्षेत्र, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पर आपको ध्यान देना है। अगर हम बच्चे बात करें मानसून की तो हम मानसून में यहां भारत का मानसून पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत का मानसून, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मृदा, अब मृदा में देखो बेटा वर्ल्ड की भी मिट्टी है, विश्व की मृदा है, भारत की मृदा, लेकिन यहां पर हमें फोकस जो करना है वो सिर्फ भारत की मृदा पर फोकस करना है, भारत की मृदा पर, ध्यान रखेंगे, विश्व की मृदा पर फोकस नहीं करना है। इसी प्रकार बेटा प्राकृतिक वनस्पति का टॉपिक है, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें वर्ल्ड के भी है, विश्व की भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, भारत की भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, लेकिन हमें भारत की वनस्पतियों पर फोकस करना है कि कितने प्रकार के वन होते, वृक्षों के समूह को वन कहते, और वन कितने प्रकार के होते, भारत में कौन से वन कहां पाए जाते, किस क्षेत्र में पाए जाते, कितनी वर्षा उसके लिए आवश्यक है, कितना टेम्परेचर उसके लिए आवश्यक है, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भारत के वनों को हम लोगों को पढ़ना है यहां पर। साथ में कृषि और उद्योग में अगर आ जाए तो कभी कभी ये क्वेश्चन यहां से आता है, हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, तो थोड़ा सा इससे भी हम लोग देखेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर देखो यहां पर बंदरगाह और हवाई अड्डे दिए गए, इनसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में आते हैं, आप इस टॉपिक को बहुत विशेष
ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अक्षांश और देशांतर और समय टाइम जोन को पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। साथ में ये भूकंप और ज्वालामुखी का जो टॉपिक दिया गया बेटा प्राकृतिक आपदा का, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हमको भूकंप, ज्वालामुखी जैसे, सुनामी जैसे पॉइंट को पढ़ना है और क्वेश्चन करना है। महासागर और महाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहां से भी, यानी ओशियनोग्राफी में अगर हम आए तो बेटा समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप देखो बेटा यहां पर जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण संरक्षण, ये महाद्वीपों के नाम, सीमा, ये सब सारे पॉइंट यहां दिए गए आपको। अब आप कुछ समझना ये है कि कैसे पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे पढ़ें। तो अब आप देखो जरा, यहां बेसिक एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी ना छोड़ना। और एक बात बता दूं, 11 क्लास की एनसीईआरटी, 11 क्लास की एनसीईआरटी जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, समझ रहे बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी, इससे रट डालो, इसे इतना पढ़ो, इसे इतना पढ़ो, समझ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है, इतना पढ़ो, इसे इतना पढ़ो कि इसका पेज दिखे, इसका पेज दिखना चालू हो जाए, दिखना चालू हो जाए बेटा, इतना पढ़ना है 11 क्लास की एनसीईआरटी को कि उसका पेज दिखना चालू हो जाए। अब देखो क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी ज्योग्राफी एक बार अच्छे से पढ़ ले, 6 से लेकर के 10 तक ज्योग्राफी कि जो एनसीईआरटी, नई जो एनसीईआरटी न्यू, उनको खूब अच्छे से पढ़िए। 6 से 10 बहुत आसान है, आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चालू हो जाएगा। फिर यहां पर आप देखो स्टेप 2 में आ जाओ बेटा, 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ना। इसमें आप देखो बेटा ये क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से अर्थ, रॉक्स, क्लाइमेट वाले चैप्टर आपको पढ़ने हैं। लेकिन आप केवल यही ना पढ़ करके कि केवल अर्थ, रॉक्स और क्लाइमेट वाला चैप्टर देखना, पूरा फुल फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको तैयार होना चाहिए अगर आप 100% क्वेश्चन करना चाहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना, आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको दावा कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। फिर वहां पर आप देखो क्लास 12 इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी से, सॉयल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन से क्वेश्चन यहां पर आते है ना। आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन 11 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ते समय, ये जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, ये एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है, नोट्स प्रिपेयर करना। हर टॉपिक के फर्स्ट पेज, एक पेज नोट्स बनाइए, डेफिनेशन, एग्जांपल, मैप में उसको रिलेट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में एनडीए के पिछले सालों के प्रीवियस ईयर पेपर आपको हल करना है बेटा। जब तक आप पिछले एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। पिछले एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही आपको सफल कराएगा, ध्यान रखना। एक चीज बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लो कि आपके टेबल पे जहां बैठकर आप पढ़ते वहां सिलेबस होना चाहिए एग्जाम का, प्लस पिछले 10 साल के पेपर का पैटर्न आपके पास होना चाहिए, पेपर की बुक होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, जिससे आप उनको डेली आप सॉल्व करें, वहां से आप पैटर्न को पकड़ पाएंगे कि आप एग्जाम को कैसे निकाल रहे हैं। देखो जरा अगला कह रहा, रोज 10 से 15 एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। फिर मैप प्रैक्टिस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कह रहा है कि फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों मैप्स रोज देखें। फिजिकल एंड पॉलिटिकल का क्या मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिजिकल मैप का मतलब होता है कि उसमें हम पर्वत, पठार, नदी, झील को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल मैप में बेटा हम किसी भी देश की सीमाओं को देखते हैं, राज्यों की सीमाओं को देखते हैं, शहर को देखते हैं, कौन सा बंदरगाह शहर, कौन सी नदी के तट पर वो शहर है, उसको देखने का प्रयास करते हैं, इसको मैप से रिलेट करना है। तो यहां पर नदियां, पर्वत, बंदरगाह को लोकेट करिए कि कौन सी नदी कहां से निकल रही, कहां गिर रही, ये सारी चीजें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है। किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है बेटा, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी पर मेन आपका फोकस होना चाहिए। यहां पर आपको देखो सबसे लास्ट में कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जो दिवाली में बोनस के रूप में है। जैसे रोज 1 घंटा ज्योग्राफी को दे, पूरे सिलेबस को आप देखें, सब कुछ पढ़े, लेकिन डेली ज्योग्राफी को 1 घंटा दे। पीवाईक्यूज पर रिवाइज करें, मतलब ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो तो रामबाण है, उसको डेली आप रिवीजन में रखें, डेली चाहे 10 ही क्वेश्चन करें, लेकिन ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन करे ही करें, वेरी इंपॉर्टेंट है।
फैक्ट्स याद करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट आपको 11 क्लास की एनसीईआरटी देगी। कौन सी क्लास की? 11 क्लास की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी समझना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 क्लास फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। साथ में मैप बेस्ड लर्निंग करें। एनडीए में दो तीन क्वेश्चन मैप से फिक्स रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या, कि जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी को रीड करना है तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी समझ गए बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए क्लास 11 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आप यहां पर क्या बता सकते हो, जो पीवाईक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये पीवाईक्यूज लगाना है। आप अगर 20 में 18 क्वेश्चन करना चाहते हो, 19 क्वेश्चन करना चाहते हो, तो यह आपको करना पड़ेगा, यह आपको 100% करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतना करते हैं तो आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो मैं आप सभी को यहां बताना चाहूंगा कि देखो, एक अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर आप उत्साह बनाए रखेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। स्ट्रेटजी बनाकर पढ़िए, आप जरूर सक्सेस होंगे। और बेटा, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में केवल आपको 5 ईयर प्लानिंग का जो टॉपिक है वही पढ़ना है, और कहीं से कुछ ज्यादा एनर्जी लॉस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।